हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और कॉमर्स विद संजीव में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे चैनल पे आज से आपके लिए बीकॉम पार्ट 1 के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने अपना सिलेबस ना देखा हो बीकॉम का तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। बीकॉम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस देखने के बाद मैं जो भी यहाँ पर समझा रहा हूँ इसको देखिए। बाकी आप अपनी कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, अदर चैनल्स पे भी आपने देखा होगा। अगर पहली बार हमारे चैनल्स पे आए हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह का समझाया जाता है। और दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए कोचिंग का एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है। अगर आपके लिए नोट्स चाहिए, इम्पोर्टेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क फ्री आपको कोचिंग द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन बार बार इस पर कॉल ना करिएगा और जो भी आपका नाम है, पता है, क्लास है वो लिख करके, क्योंकि ये जो कोचिंग है वो 10th से लेकर के और एमकॉम MBA सारे नोट्स प्रोवाइड कराएगी। तो आपका जो भी क्लास है उसके लिए आप सबसे पहले अपना नेम, फिर एड्रेस, आप कहाँ से हैं और आपका क्लास, इन 3 चीज़ों के लिए आप भेज दीजिएगा 9719811101। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं। ओके, नंबर मैंने लिख दिया है। तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो भी है मुझे मिल जाएगा नंबर, और उस पर जो इम्पोर्टेंट है नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके सहयोग के लिए है, किसी अन्य उद्देश्य नहीं है। इच्छा है तो संपर्क करिए, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक है वो कौन सी है, वित्तीय लेखांकन। पहला जो थ्योरी का प्रश्न मिलेगा आपके पेपर में वो यही मिलेगा कि वित्तीय लेखांकन से आप क्या समझते हो। ठीक है, और इसकी अवधारणाओं को समझाते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए या अपने विचार दीजिए। इस तरह का पहला क्वेश्चन होगा। अब हम बात करते हैं कि पहला तो थ्योरी का हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल जहाँ से आना है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। देखिए, बॉयज़ अकाउंट, इंसॉल्वेंसी, रॉयल्टी, ये 3 जो चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बहुत कुछ पूछा जाता है। तीनों से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ से अगर इन जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं इनसे अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो थ्योरी आ जाती है। ठीक है, तो थ्योरी में आप अच्छे मार्क्स के लिए मैंने इतनी हेडिंग्स यहाँ पर लिख दी। मैंने आज लिखा है अधिकार शुल्क की विशेषताएं, आप जरा समझ के देखिए। मैंने हेडिंग्स में 12 हेडिंगें दी हैं। किसी अगर बुक में मिल जाए मेरा चैनल मत देखिएगा और इसको डिसलाइक भी कर दीजिएगा। और अगर इतनी हेडिंग्स समझाने के बाद अच्छा लगे, समझ में आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। पूरी मेहनत से हम चलेंगे आपके साथ और आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम बात करते हैं आज पहले चैप्टर के बाद में जो न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट को ही अधिकार शुल्क कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर हिंदी में मैंने ही लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले तो वैसे ही समझ लेते हैं, इसके लिए समझेंगे। रॉयल्टी अकाउंट या अधिकार शुल्क होता क्या है दोस्तों? देखिए, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्हें यही नहीं पता कि कॉमर्स क्या चीज़ है। तो पहली तो यही वीकनेस दूर कीजिएगा, कॉमर्स को समझिएगा, क्योंकि हम कॉमर्स में ही तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, कि कॉमर्स किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी पर विशेष अधिकार होना और उस अधिकार का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करने पर जो पैसे लिए जाते हैं, जो धनराशि ली जाती है, उसी को हम अधिकार शुल्क कहते हैं। सपोज मैं राइटर हूँ, मैंने एक किताब लिखी और उस किताब को लिखने का मेरा विशेषाधिकार है। मेरी बिना मर्जी के उसमें एक भी शब्द ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। तो वो किताब जब छपेगी वो कितनी मात्रा में छपेगी, उसकी कितनी प्रतियां बनाई जाएंगी, उन प्रतियों के बदले में जो लिखने वाले को शुल्क मिलेगा वही हमें किस नाम से जाना जाएगा, अधिकार शुल्क के नाम से जाना जाएगा। बहुत से बच्चे हैं वो किराए और अधिकार शुल्क में अंतर नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अरे भैया, किराया सिर्फ जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके प्रयोग के बदले में होता है। जैसे फर्नीचर का प्रयोग दिखाई दे रहा है,
इसका मतलब है कि उसका किराया हो जाएगा, कमरे का, मकान का किराया हो जाएगा, गाड़ी का किराया हो जाएगा, ठीक है। यानी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनका प्रयोग के बदले जो कुछ हम धनराशि देते हैं वो तो किराया कहलाती है। लेकिन अधिकार शुल्क में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हमें दिखाई दे, बस किसी व्यक्ति विशेष का उस पर अधिकार होता है, उसके अंदर कोई गुण हो सकता है। जैसे कोई खान कहीं पर है, कोयले की खान है, वो आपको दिखाई कैसे देगी भाई, दूर से ही पता कर सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पर खान है, उसमें कितना कोयला जमा है, कितना निकलेगा, कितना निकाल पाएंगे, ये किसी को पता नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उनका एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है कि वो कितनी हैं, और उन पर जिस व्यक्ति का अधिकार होता है वो अपने अधिकार के बदले किसी अन्य व्यक्ति से जो पेमेंट लेता है वही दोस्तों अधिकार शुल्क कहलाता है। ये जो बातें आपने सुनी है बस इन्हीं को आप लिख दीजिएगा, उम्मीद है आधे पृष्ठ से ज़्यादा आपका अर्थ आ जाएगा। ओके, अधिकार शुल्क दो शब्दों से मिलकर के बना है, अधिकार और प्लस शुल्क। अधिकार का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का किसी भी संपत्ति पर, गुण पर, ज्ञान पर, खान पर, ठीक है, और किसी अन्य चीज पर जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करने हेतु जब अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है तो अन्य व्यक्ति से लिया गया जो भी भुगतान है वही हमारा क्या कहलाता है, अधिकार शुल्क कहलाता है। इसी को अधिकार शुल्क कहते हैं। अब दोस्तों पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, आप कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर रहे हैं और उन बुक्स में अर्थ तरह तरह से दिया हुआ होगा, टफ लगेगा। हमने जो समझाया इसको समझा होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये आना तो 100% है एग्जाम में कि अधिकार शुल्क किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी आप 1 या 2 रट करके जाइए, तैयार करके जाइए, और डेफिनेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसी डेफिनेशन किसी ने कही है वैसी ही देनी पड़ती है। इस परिस्थिति में आप चाहे अपनी बुक से तैयार कर लीजिए या बहुत सरल सी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, क्योंकि 4 डेफिनेशन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पर पता चले तुम एक भी शुद्ध ना लिख पाओ, एक लिखो, पूरी सॉलिड लिखो, अच्छे नंबर तभी मिलेंगे आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर एक JR बाटली भाई जी हैं हमारे कॉमर्स में, बहुत सी डेफिनेशंस इन्होंने ऐसी दी हैं जिनका कोई काट नहीं है, बहुत सरल है, इजी हैं और सटीक भी हैं, ठीक है। तो JR बाटली भाई जी ने एक दी है, तो देखिए अर्थ तो आप लिख ही देंगे, अब मैंने समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अधिकार शुल्क शब्द उस धनराशि को प्रकट करता है। डेफिनेशन दी है JR बाटली भाई जी ने, उन्होंने कहा कि जो अधिकार शुल्क है वो उस धनराशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए हुए विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर मैं एक राइटर हूँ तो एक किताब छापने का अधिकार, लिखने का अधिकार मुझे है, लेकिन मैं हाथ से कहाँ तक लिखूँगा? वो अधिकार मैंने क्या हुआ कि जो व्यक्ति एक बुक का बाइंडर है या बुक छापने वाला है, मैंने उसको अधिकार दे दिया। मैंने कहा चल भाई मैंने तो लिख दी है ये बुक, अब इसकी ऐसा कर तू 50,000 कापियाँ बना दे। तो हमने अपना अधिकार किसे दे दिया? उसे दे दिया। तो वो जितनी कापियाँ बना के बेचेगा उस पर हमें क्या मिलना चाहिए? हमारा अधिकार मिलना चाहिए। उस ज्ञान के उपलक्ष्य में, उस अधिकार के उपलक्ष्य में, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि उपलक्ष्य में जो धनराशि मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकार शुल्क कहते हैं। आपने अर्थ और डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ ली है। अब हम चलते हैं कि इसकी विशेषताएं समझने के लिए, ठीक है। और थ्योरी के तुरंत बाद आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी आपको या तो आपको लाइव सेशन में मिल जाएंगे, लाइव पढ़ा दूंगा, या ऐसे ही एक वीडियो बना करके आपके मध्य में सारी चीज़ें मैं रख दूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं विशेषताओं की ओर। देखिए विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है किसी के अधिकार का प्रयोग करने हेतु जो अधिकार शुल्क दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखेंगे तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है किसी के अधिकार का प्रयोग करने हेतु, यानी अधिकार शुल्क जो दिया जाता है उसमें किसी न किसी व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करने हेतु दिया जाता है। दूसरा, निश्चित धनराशि का भुगतान, इसमें एक पेमेंट निकाला जाता है। एनालिसिस टेबल बनती है, कैसे बनती है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी, लेकिन जो एनालिसिस टेबल बनती है उसको भी सरल तरीके से आप सीख सकते हो,
ठीक है, और उसके थ्रू जो भुगतान निकल के आता है उसी का पेमेंट होता है। गणना करने की विशेष तकनीकी, इसमें क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो किसके आधार पे होती है, रॉयल्टी की दर के आधार पर और प्रोडक्शन के आधार पर। ओके, अगला है अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकार का प्रयोग, यानी हमारा जो विशेष अधिकार है वो कोई और व्यक्ति प्रयोग करता है, उसी के बदले हमें क्या मिलता है, ये पेमेंट मिलता है। अगला है स्वामित्व व अधिकार में अंतर। अब यहाँ पर स्वामित्व में और अधिकार में अंतर हो गया। देखिए, अगर कोई विशेषाधिकार हमारा है तो हम अधिकार भी रखते हैं और उस पर स्वामित्व भी रखते हैं, यानी मालिक भी हैं। लेकिन पता चला कि वो हमने इस बार किसी पुस्तक छापने वाले के लिए अपना अधिकार दे दिया, वो सही वर्क नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, हम वो अधिकार वहाँ से किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है पूरा मालिक ही उसे बना देना। ठीक है, तो अधिकार में और स्वामित्व में क्या है, अंतर है। भुगतान को किस्तों में करना, देखिए भुगतान जो होता है यहाँ पर मासिक भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है और छमाही भी हो सकता है, और कौन सा, वार्षिक भी यानी एनुअल भी हो सकता है। इस तरह के हो सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफरली एंड एनुअल, कोई भी हो सकता है मोड जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। अगला है आपसी ठहराव का होना। अधिकार शुल्क में क्या होता है, आपस में ठहराव किया जाता है कि तुम जो पेमेंट करोगे वो किस रेट से करोगे, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रॉयल्टी। न्यूनतम धनराशि का जरूरी भुगतान होना, देखिए ये क्या होता है न्यूनतम धनराशि, पता चला हमारा अधिकार है पुस्तक छापने का और लिखने का, लेकिन उससे हमें पैसा मिलता, वो अधिकार हमने श्रीमान जी एक्स को दे दिया। अब एक्स क्या है, अधिकार तो हमारा ले लिए लेकिन शांत बैठ गए। जब शांत बैठ गए तो नुकसान कैसे हो रहा है, हमें हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, उसके लिए नुकसान हमें भी होगा। तो हमें नुकसान ना हो, हमें कम से कम कितनी अर्निंग होती रहे, इसके लिए हम उसे टारगेट दे देंगे, तू एक भी मत छाप फिर भी तुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। वही हमारा कहलाता है दोस्तों न्यूनतम धनराशि का भुगतान। अगला है अधिकार शुल्क व किराए में अंतर। मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है और आ भी जाता है कभी कभी कि अधिकार शुल्क और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों अधिकार शुल्क जो होता है मूर्त अमूर्त दोनों के लिए दिया जा सकता है, लेकिन जो किराया है वो सिर्फ मूर्त चीज़ें यानी जो हमें दिखाई देती हैं, जो विजिबल हैं, ओके, सिर्फ उन्हीं के लिए दिया सकता है। जैसे फर्नीचर है, मकान है, रूम है, गाड़ी है, ठीक है, और कोई अपनी संपत्ति है, ठीक है, भूमि है, भवन है। आगे है उत्पादन के आधार पर भुगतान। इसमें जो भी पेमेंट होता है वो प्रोडक्शन के बेस पे होता है। जितना उत्पादन ज़्यादा होगा उतना ही पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा और जितना उत्पादन कम होगा उतना पेमेंट कम करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट से कम पेमेंट नहीं होता है, इसीलिए न्यूनतम धनराशि जरूरी कर दी गई। अगला है भुगतान की विशेष शर्तें। इसमें जो पेमेंट होता है उसकी विशेष शर्तें होती हैं। अगर घाटा पड़ा है, कहीं लौहकारी राशि हो गई है, तो उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल में पूरा करने का प्रावधान होता है। अगला है लौहकारी राशि को पूर्ति करने का विकल्प। वही चीज़ यहाँ पर है कि इन शर्तों के आधार पर इसकी पूर्ति होती है और तब जाकर के क्या होता है, पेमेंट होता है। तो दोस्तों इन हेडिंग्स को आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि ये हेडिंग्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, सिर्फ ये मेरी तरफ से हैं। 2-1 हेडिंग हो सकता है एक आध कहीं मिल जाए, वरना बिना हेडिंग के ही लिखा हुआ होगा। और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको हेडिंग्स बनानी होंगी, इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइनें लिखोगे तो आपका मैटर भी आपका स्वतः बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर 3 घंटे का पेपर होगा तो 3 घंटा कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप इनके बारे में सही से आप सुन लीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और इसी तरह से सारा सिलेबस आपका यूट्यूब पे होगा, थ्योरिकल भी और न्यूमेरिकल भी। तो दोस्तों अगर आपको कोई असुविधा हो रही हो तो हमारे इस नंबर पे हमारा जो भी स्टाफ है वो आपसे जुड़ जा सकता है, अगर इच्छा है आपकी तो, ठीक है। और वैसे आप वीडियो देख करके अपनी तैयारी करते चलिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है कोचिंग का, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। और मैसेज करने के बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रिप्लाई ही ना आए। आप ये मत सोचिएगा कि वो अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, टाइम लग सकता है, ठीक है। आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नंबर पहुंच चुका है। तो आपके सिर्फ हेल्प के लिए है, क्योंकि मार्च के बाद अब आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो सिर्फ आपके एग्ज़ाम में हेल्प के लिए है, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।